कालियाचक पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का एक छोटा सा कस्बा। यहाँ की गलियां संकरी हैं, घर पुराने और हवा में एक सादगी भरी शांति तैरती है। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, बच्चे गलियों में खेलते हैं और जीवन अपनी धीमी रफ्तार से चलता है। लेकिन इस शांत कस्बे की एक रात ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। 28 फरवरी 2021 की वह काली रात, जब एक 19 साल का लड़का आसिफ मोहम्मद अपने ही परिवार के खिलाफ एक ऐसी साजिश रच बैठा जिसने न सिर्फ कालियाचक को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या की, तकनीक के अंधेरे पक्ष की और एक युवा दिमाग के खतरनाक जुनून की। यह कहानी है आसिफ की, जिसने अपने माता पिता, बहन और दादी की निर्मम हत्या कर दी और फिर उनके शवों को अपने ही घर की दीवारों के पीछे छिपाने की कोशिश की। मोहम्मद परिवार का घर कालियाचक की एक साधारण गली में था। बाहर से यह घर बाकी घरों जैसा ही दिखता था, पुरानी दीवारें, छोटा सा आंगन और कुछ टूटी फूटी खिड़कियां। लेकिन इस घर का एक हिस्सा कुछ नया सा था, जैसे हाल ही में उसका निर्माण हुआ हो। यह वही हिस्सा था जो आसिफ की साजिश का केंद्र बनने वाला था। आसिफ, परिवार का सबसे छोटा बेटा, अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही समझदार था। लेकिन उसकी समझदारी ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। वह स्कूल में औसत छात्र था, लेकिन उसकी दुनिया किताबों या दोस्तों तक सीमित नहीं थी। उसकी असली दुनिया थी उसका मोबाइल फोन, उसका लैपटॉप और इंटरनेट की गहराइयाँ। वह घंटों स्क्रीन के सामने बिताता, नई नई चीजें सीखता और धीरे धीरे उसकी यह जिज्ञासा उसे इंटरनेट के उस अंधेरे हिस्से तक ले गई जिसे डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जो आम सर्च इंजनों जैसे गूगल से छिपा रहता है। यह एक ऐसी गुप्त दुनिया है जहां गैरकानूनी गतिविधियां की जाती है, ड्रग्स, हथियार, हैकिंग और यहां तक कि हत्या के तरीके। आसिफ ने यहीं से वह सब सीखा जो एक सामान्य किशोर के दिमाग के लिए खतरनाक था। उसने शवों को छिपाने के तरीके, ममीकरण की तकनीकें और अपराध को बिना सबूत के अंजाम देने की योजनाएं सीखीं। उसने रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, जैसे कि शवों को संरक्षित करने के लिए कौन से पदार्थ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसका दिमाग अब एक साधारण किशोर का नहीं रह गया था। वह एक ऐसी साजिश रचने की सोच रहा था जिसका अंदाजा उसके परिवार को भी नहीं था। आसिफ का परिवार सामान्य था। उसके पिता अब्दुल मोहम्मद एक छोटे मोटे कपड़ा व्यापारी थे जो स्थानीय बाजार में अपनी दुकान चलाते थे। उसकी मां फातिमा घर संभालती थी और पड़ोसियों के बीच अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। उसकी दादी हाजरा बेगम उम्र के कारण कमजोर हो चली थीं, लेकिन परिवार की धुरी थीं। उसकी छोटी बहन आयशा 16 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। उसका बड़ा भाई आरिफ 21 साल का था और परिवार का सबसे जिम्मेदार सदस्य माना जाता था। वह अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाता था। परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आसिफ के मन में क्या चल रहा था। शायद उसे अपने परिवार से कोई गहरी नाराजगी थी, शायद वह अपनी वर्चुअल दुनिया में इतना खो गया था कि उसे असल जिंदगी की कीमत ही नहीं रही। कुछ पड़ोसियों ने बाद में बताया कि आसिफ अक्सर अकेला रहता था, अपने कमरे में बंद रहता था और रात रात भर उसकी खिड़की से लैपटॉप की नीली रोशनी बाहर झांकती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 28 फरवरी 2021 की रात थी। आसिफ ने अपने परिवार को एक साथ बुलाया। उसने कहा कि वह कुछ खास करने वाला है, शायद कोई सरप्राइज। उसने सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें निकालीं और सबको पिलाईं। परिवार के लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और माहौल हल्का फुल्का था। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी रात थी। उन बोतलों में आसिफ ने पहले से ही एक शक्तिशाली नशीला पदार्थ मिला रखा था जिसे उसने डार्क वेब के जरिए खरीदा था। यह पदार्थ इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में उसका असर शुरू हो गया। एक एक करके उसके माता पिता, बहन और दादी बेहोश हो गए। लेकिन इस साजिश का एक गवाह बच गया, उसका बड़ा भाई आरिफ। जब आरिफ को होश आया तो वह एक दहशतनाक मंजर का हिस्सा था। वह एक ताबूत जैसे लकड़ी के बक्से में था जिसके अंदर ठंडा पानी भरा जा रहा था। उसका शरीर टेप से कसकर बंधा हुआ था और वह मुश्किल से हिल पा रहा था। उसने देखा कि उसके माता पिता, बहन और दादी भी ऐसे ही ताबूतों में थे। पाइपों से पानी आ रहा था और धीरे धीरे ताबूत भर रहे थे।
कमरे में अंधेरा था, केवल एक टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में यह भयानक दृश्य दिख रहा था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह आसिफ की योजना थी। उसने अपने घर के तहखाने में एक गुप्त कमरा बनाया था, जिसे उसने पानी से भरे ताबूतों का कब्रिस्तान बना दिया था। आसिफ ने डार्क वेब से सीखा था कि पानी में शवों को रखने से वे जल्दी सड़ते नहीं और ममीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाती है। उसने अपने परिवार को इन ताबूतों में डुबोकर मारने की योजना बनाई थी। आरिफ ने हिम्मत दिखाई। उसने आसिफ से संघर्ष किया। उसने उसके बाल पकड़े और किसी तरह उस ताबूत से निकलकर भागने में कामयाब रहा। लेकिन आसिफ ने उसे धमकी दी। उसने कहा, घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर तूने किसी को कुछ बताया तो एक बम है जो सब कुछ उड़ा देगा। मैं तुझे और तेरे जैसे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आरिफ डर गया। उस रात का मंजर उसके दिमाग में बस गया था। पानी की आवाज, ताबूतों में बंद उसके परिवार के लोग और आसिफ का ठंडा, भावहीन चेहरा। वह अपने ही घर, अपने कस्बे से भाग गया। 4 महीने तक वह गायब रहा। वह कोलकाता की सड़कों पर भटकता रहा, छोटी मोटी मजदूरी करता रहा, लेकिन उस रात की यादें उसे हर पल सताती थीं। वह हर रात उन ताबूतों को देखता, उस पानी की आवाज को सुनता और अपने परिवार की चीखें महसूस करता। लेकिन वह खामोश रहा, क्योंकि उसे डर था कि आसिफ की धमकी सच हो सकती है। 4 महीने बाद 9 जून 2021 को आरिफ ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। वह कालियाचक पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसका चेहरा डर और दर्द से भरा था, शरीर कमजोर हो चुका था और आंखें उस रात की सच्चाई को चीख चीख कर बयान कर रही थीं। उसने थानेदार विश्वजीत रॉय को सारी कहानी सुनाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ, ताबूतों में पानी और आसिफ की साजिश। उसने बताया कि कैसे आसिफ ने उसे धमकी दी थी और कैसे वह 4 महीने तक डर के मारे छिपता रहा। पुलिस के लिए यह कहानी किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। विश्वजीत रॉय, जो मालदा में कई जटिल मामलों को सुलझा चुके थे, ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया, जिसमें साइबर क्राइम विशेषज्ञ, फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस के अनुभवी अधिकारी शामिल थे। पुलिस की पहली चुनौती थी आसिफ को बिना अलर्ट किए पकड़ना। आरिफ ने बताया कि आसिफ अभी भी उसी घर में रह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह दिन में बाहर निकलता, पड़ोसियों से हंस बोल लेता और रात को अपने कमरे में लैपटॉप के साथ समय बिताता। पुलिस को शक था कि आसिफ ने अपनी साजिश को छिपाने के लिए और भी योजनाएं बनाई हो सकती थीं। इसलिए उन्होंने पहले आसिफ की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। 2 दिनों तक सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी उसकी गली में घूमते रहे। उन्होंने देखा कि आसिफ रोज रात को एक पुरानी साइकिल पर कहीं जाता था और देर रात लौटता था। यह जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थी। 11 जून 2021 को पुलिस ने आसिफ के घर की घेराबंदी की। लेकिन वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि आरिफ की बम वाली बात उनके दिमाग में थी। सबसे पहले उन्होंने एक साइबर विशेषज्ञ की मदद से आसिफ के लैपटॉप और मोबाइल की गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया। साइबर टीम ने पाया कि आसिफ नियमित रूप से डार्क वेब पर सक्रिय था। उसने हाल ही में कुछ संदिग्ध मंचों पर शवों को नष्ट करने और सबूत मिटाने की तकनीकों के बारे में जानकारी मांगी थी। यह जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग थी। उन्होंने तुरंत एक बम निरोधक दस्ते को बुलाया और घर की गहन तलाशी शुरू की। 19 जून 2021 को पुलिस ने आसिफ को हिरासत में लिया। वह उस समय अपने कमरे में था और जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो उसने शांत चेहरा बनाए रखा। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जो पुलिस वालों को भी अंदर तक झकझोर गई। पूछताछ में आसिफ ने पहले तो कुछ नहीं कहा। वह बार बार यही दोहराता रहा कि उसे कुछ नहीं पता और वह अपने परिवार के गायब होने से परेशान है। लेकिन पुलिस के पास आरिफ की गवाही थी और अब उनके पास तकनीकी सबूत भी थे। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। जब वे उस गुप्त कमरे तक पहुंचे तो जो सामने आया वह किसी के लिए भी भूलना असंभव था। तहखाने में एक नई बनी दीवार थी, जो बाकी दीवारों से हल्की अलग दिख रही थी। फॉरेंसिक टीम ने दीवार को तोड़ा और उसके पीछे से 4 ममीकृत शव निकले। शवों को रासायनिक पदार्थों से संरक्षित करने की कोशिश की गई थी, जो आसिफ ने डार्क वेब से सीखा था। पोस्टमार्टम में पता चला कि सभी की मौत डूबने और चोटों से हुई थी।
शवों पर टेप के निशान और रस्सियों के घर्षण के चिन्ह थे, जो साफ बता रहे थे कि यह एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस को घर से परिष्कृत कंप्यूटर उपकरण, एक लैपटॉप और लगभग 5 लाख रुपए की नकदी भी मिली। यह नकदी कहां से आई, इसका जवाब आसिफ कभी नहीं दे पाया। पुलिस को शक था कि यह डार्क वेब के जरिए किसी गैरकानूनी लेनदेन का हिस्सा हो सकता था। जांच को और गहरा करने के लिए पुलिस ने आसिफ के लैपटॉप और मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा। साइबर विशेषज्ञों ने पाया कि आसिफ ने डार्क वेब पर कई फोरम्स में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उसने नशीले पदार्थों की खरीदारी की थी और ममीकरण की तकनीकों पर विशेषज्ञों से बात की थी। एक चैट में उसने लिखा था, अगर सबूत नष्ट करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है। इस सवाल का जवाब उसे एक अनाम यूजर से मिला था, जिसने पानी और रासायनिक पदार्थों का उपयोग सुझाया था। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि आसिफ ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे और बम की बात सिर्फ आरिफ को डराने के लिए कही थी। लेकिन उसकी साजिश इतनी गहरी थी कि वह लगभग कामयाब हो गया था। पुलिस ने 19 गवाहों के बयान दर्ज किए। इनमें पड़ोसी, रिश्तेदार और सबसे अहम आरिफ शामिल थे। पड़ोसियों ने बताया कि हत्याओं के बाद आसिफ ने घर की मरम्मत के लिए कुछ मजदूरों को बुलाया था और उसने खुद ही तहखाने की दीवार बनाई थी। एक मजदूर ने पुलिस को बताया कि आसिफ ने उसे और उसके साथियों को जल्दी काम खत्म करने के लिए अतिरिक्त पैसे दिए थे। आरिफ ने कोर्ट में भी वही बताया जो उसने पुलिस को बताया था। उसने उस रात की हर छोटी बड़ी बात बयान की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें, नशीला पदार्थ, ताबूत, पानी की आवाज और आसिफ की धमकी। उसकी गवाही ने आसिफ की साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। 4 साल तक सुनवाई चली। मालदा की ट्रायल कोर्ट में हर तारीख पर नए खुलासे हुए। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने साबित किया कि शवों पर मिले रासायनिक पदार्थ वही थे जिनके बारे में आसिफ ने डार्क वेब पर जानकारी ली थी। साइबर जांच में यह भी पता चला कि आसिफ ने हत्याओं के बाद अपने लैपटॉप से कई फाइलें डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उन्हें रिकवर कर लिया। आसिफ ने अपने बचाव में ज्यादा कुछ नहीं कहा। शायद उसे पता था कि उसके खिलाफ सबूत इतने पक्के थे कि बचना मुश्किल था। 19 मई 2025 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आसिफ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा धारा 307 यानी हत्या के प्रयास के लिए 10 साल और धारा 201 यानी सबूत नष्ट करने के लिए 7 साल की सजा दी गई। कोर्ट ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयर करार दिया। सार्वजनिक अभियोजक दिवास चटर्जी ने कहा, यह एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। आसिफ ने न सिर्फ अपने परिवार को खत्म किया बल्कि तकनीक का गलत इस्तेमाल कर एक खतरनाक मिसाल कायम की। आसिफ की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि तकनीक जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, गलत हाथों में पड़ जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। आसिफ एक साधारण किशोर था, लेकिन डार्क वेब ने उसे एक हत्यारे में बदल दिया। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों को कितना समझते हैं। क्या हम उनकी ऑनलाइन दुनिया पर नजर रखते हैं? क्या हम जानते हैं कि वे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कालियाचक का यह घर अब खामोश है। इसकी दीवारें उस भयानक रात की गवाही दे रही हैं। लेकिन यह सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या हम अपने बच्चों को सही दिशा दे पा रहे हैं? आज आसिफ जेल में है और उसका भविष्य कोर्ट के अगले फैसले पर टिका है। लेकिन उसका अपराध कालियाचक के लोगों के दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर घर की दीवारों के पीछे एक सच छिपा हो सकता है, और अगर हम समय रहते सावधान न हुए तो वह सच किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद।